दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टे फोकस में। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही थी कि मैम आखिर हम UPSSC द्वारा आयोजित पैट की परीक्षा को कैसे क्वालिफाई करें। यह करना हमारे लिए बहुत कठिन हो गया है क्योंकि ज़्यादातर सभी जो है सब्जेक्ट्स इसमें आ रहे हैं और सबका वेटेज अपने आप में बहुत है। अगर हम एक को छोड़ेंगे या दूसरे को छोड़ेंगे तो वह ऐसे करते करते सब जो है बहुत ज़्यादा नंबर हो जाएंगे। तो ऐसे में हम कैसे कम समय में बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी बनाएं जिससे हमारा पेपर जो है 100% क्वालिफाई हो जाए। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए ये मैं वीडियो लेकर आई हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। हम ज़्यादा देरी नहीं करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे कि आखिर आपको कैसे अपने नंबर जो है ज़्यादा लेके आ जाएंगे और मतलब आप इससे क्वालिफाई कर लेंगे। 100% आपको सफलता मिलेगी अगर आपने ये टिप्स अपना ली तो चलिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हम हिस्ट्री की बात करें यानी कि इतिहास की, तो वो 3 सेक्शन में डिवाइड है। सबसे पहले है प्राचीन भारत, फिर है मध्यकालीन भारत और फिर है हमारे पास आपके मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत। तो अगर देखें तो जो आपकी प्राचीन भारत है उसमें जो पॉइंट्स दे रखे हैं बहुत ही कट टू कट दे रखे हैं, यानी कि जैसे सिंधु घाटी सभ्यता हो गई, वैदिक संस्कृति हो गई, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन और राजपूत काल। तो इसमें देखें कि जैसे आपको मेन फोकस जो है इन्हीं पॉइंट पर करना है पहले। बाकी मतलब जैसे ये पॉइंट दे रखे हैं आपको, सिंधु घाटी को बहुत अच्छी तरीके से कर लीजिए, वैदिक संस्कृति को कर लीजिए, बौद्ध और जैन धर्म को अच्छी तरीके से कर लीजिए। देखिए इसमें आपको ज़्यादा इधर उधर नहीं भटकना है क्योंकि वैसे देखा जाए तो एंशिएंट हिस्ट्री भी अपने आप में बहुत बड़ी है। अगर आप इसमें डूबेंगे तो डूबते रह जाएंगे। यह भी एक महासागर की तरह है हिस्ट्री। तो इसमें ज़्यादा डूबने की कोशिश मत करिएगा क्योंकि फिर आप हिस्ट्री में ही फंस के रह जाएंगे और इतना बड़ा पोर्शन नहीं आ रहा है। मतलब आपके प्राचीन और मध्यकालीन को मिलाकर सिर्फ 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो जो पॉइंट्स दे रखे हैं सिर्फ उन पर फोकस करें, यानी कि इससे हटकर कोई पॉइंट ना करें। अगर समय शेष बचता है तो आप अलग कर सकते हैं, लेकिन जो करना है वो इसी पॉइंट में से करिएगा। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता में है तो इसमें आप खोज कर सकते हैं या फिर पूछा जाता है कि ये कौन सी नदी के किनारे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिलें, तो इसका आंसर कालीबंगा हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और मतलब आप इनको बिल्कुल मत छोड़िएगा और जो मतलब पॉइंट्स में दे रखे हैं इनको ज़रूर करिएगा। फिर आता है आपके पास मध्यकालीन भारत। इसमें भी देखिए कितना अच्छे तरीके से पॉइंट दे रखे हैं। सल्तनत काल हो गया, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। तो इसमें आपको बस मेन फोकस क्या करना है, सल्तनत काल में गुलाम वंश पे कर लीजिएगा और वहीं पे अगर देखा जाए तो आप बलबन पे ज़्यादा देख के जाइएगा और इल्तुतमिश पे देखिएगा, ज़्यादा फोकस करिए। मैं फिर से कहूँगी कि जो पॉइंट्स इसमें दे रखे हैं कट टू कट सिर्फ उन्हें करिएगा। अगर एक्स्ट्रा टाइम है आपके पास तो ही अलग जाइएगा मध्यकालीन भारत में भी, क्योंकि ये भी अपने आप में बहुत बड़ी है। तो चलिए तीसरा हम देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री है यानी कि आधुनिक भारत। इसमें देखिए दे रखा है कि स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अभिज्ञा आंदोलन और महात्मा गांधी एवं अन्य नेताओं की भूमिका। तो इसमें देखिए साफ साफ दे रखा है महात्मा गांधी और अन्य नेताओं की भूमिका। तो इसमें आप महात्मा गांधी के बारे में अवश्य पढ़ के जाइएगा कि उनकी क्या भूमिका है स्वतंत्रता दिलाने में। साथ ही साथ जवाहरलाल नेहरू हो गए और कौन से विद्रोह हुए हैं और जनजातीय विद्रोह कौन से हुए हैं, ये सब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर क्रांतिकारी आंदोलन में अगर आप देखा जाए तो भगत सिंह, सुखदेव, इन सब के बारे में आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ जाइएगा। लाला लाजपत राय हो गए, रास बिहारी बोस हो गए, इन सब के बारे में तो आपको छोड़ना ही नहीं है, लेकिन सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ही करने हैं। फिर देखिए नीचे लिखा है भारत छोड़ो आंदोलन, इसमें तो गांधी जी की भूमिका है ही। फिर है आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। यहाँ पे देखिए पूरा दे रखा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज, यानी कि इस टॉपिक को तो आपको छोड़ना ही नहीं है। यानी कि आपको सुभाष चंद्र बोस के बारे में भी बहुत अच्छी तरीके से करके जाना है। ठीक है, तो चलिए ये हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं हम भूगोल के बारे में। भारत और विश्व दोनों को देखेंगे। ये 5 नंबर का वेटेज है इसमें आप क्या करेंगे, नदियाँ, पर्वत, पठार, मरुस्थल, जैसे कि मरुस्थल में सहारा हो गया, थार मरुस्थल हो गया, अटाकामा हो गया, पेंटागोनिया मरुस्थल हो गया। तो ये सारे जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं विश्व की दृष्टि से। जो पेंटागोनिया का पठार हो गया, अटाकामा का मरुस्थल हो गया और सहारा मरुस्थल हो गया, थार मरुस्थल हो गया। वहीं पर अगर हम देखें तो भारत में भी आप देखकर थोड़े बहुत चले जाइएगा।
ठीक है। फिर इसमें और लिखा हुआ है पर्वत, पहाड़ियाँ और हिमनद। तो पर्वत आप देख सकते हैं फ्रांस में और जर्मनी, इन सब के जो पर्वत हैं इंपॉर्टेंट, उन सब के कर जाइएगा। साथ ही साथ जो भारत में है आपके, भारत में आप वहाँ से देख जाइएगा, ट्रांस हिमालय, नेपाल हिमालय, ठीक है। तो यहाँ से आप बन सकते हैं क्वेश्चन आपके। फिर आती है आपके पास अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में आप इतना डीप मत जाइएगा, आप पूरी जो फैक्ट होते हैं उसको भी मत पढ़िएगा, आप बस करंट पढ़ लीजिएगा। और जो करंट में जैसे जीडीपी का कोई क्वेश्चन है तो आप जीडीपी से रिलेटेड फैक्ट कर जाइएगा, ठीक है। तो ऐसे पूरी मतलब 5 नंबर के लिए आप अर्थव्यवस्था पूरी मत पढ़िएगा, क्योंकि ये भी अपने आप में बहुत होती है। जो टॉपिक करंट में पूछे गए हैं उससे रिलेट होकर जो फैक्ट होते हैं आप उसको तैयार करके चले जाइएगा, इससे हटकर कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो फिर और पंचवर्षीय योजनाएं भी कर जाएं, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। फिर आते हैं हम भारतीय संविधान और लोक प्रशासन, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, इसमें लिखा हुआ है भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार, कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघ, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। तो ये तो पॉलिटी का इतना डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, ज़्यादा घुमावदार क्वेश्चन नहीं होते हैं, इसमें डायरेक्ट पूछे जाते हैं। जैसे कि अध्यादेश हो गया, आर्टिकल 123 हो गया, और वार्षिक वित्तीय विवरण कौन से आर्टिकल में दे रखा है, 112। मतलब इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मूल कर्तव्य कौन से संशोधन में जोड़ा गया, या फिर नीति निर्देशक तत्व। एक बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है कि क्या कहते हैं, नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए, कौन से देश से लिए गए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आप कर जाइएगा, ये प्रैक्टिस मांगते हैं आपकी। अगर पॉलिटी तैयार है तो बस क्वेश्चन लगाइए और आपका हो जाएगा। 5 नंबर की पूछी जा रही है। फिर आते हैं सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में सिर्फ 3 टॉपिक दे दिए गए हैं आपको, फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपके बायोलॉजी। तो ये कहाँ से तैयार करें, ये आप सिर्फ और सिर्फ लूसेंट करिए, इससे हटकर कुछ मत करिए, क्योंकि लूसेंट अपने आप में बहुत है और उससे हटकर क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाएगा। तो आप बस लूसेंट उठाइए और उससे करके जाइए, बस इसमें और ये पूछा जाएगा, क्योंकि 5 नंबर की ज़्यादा करने की कोशिश मत करिएगा। फिर आती है प्रारंभिक अंक गणित, यानी कि एलिमेंट्री अर्थमेटिक, यानी कि मैथ्स भी 5 नंबर की पूछी जा रही है। अगर ग्राफ की छोड़ें तो ग्राफ वैसे 20 नंबर का पूछा जा रहा है, उसमें आपको ज़्यादा टाइम देना है। 2-3 दिन प्रैक्टिस आप करेंगे ग्राफ के और तालिका वाले क्वेश्चंस की, आराम से आप 20 नंबर गेन कर लेंगे उसमें। बात आती है 5 नंबर की, जो एलिमेंट्री अर्थमेटिक आ रही है मैथ्स में। इसमें देखिए एडवांस मैथ नहीं आ रही है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। जो बायोलॉजी के स्टूडेंट होते हैं उनकी एडवांस मैथ थोड़ी कमज़ोर होती है, तो ये उनके लिए पॉजिटिव पॉइंट है। यानी कि जो सिंपल टॉपिक होते हैं, जैसे कि साधारण ब्याज हो गया, प्रतिशतता हो गई, या घातांक करनी हो गई, औसत आ रहा है, ये आप नॉर्मल प्रैक्टिस से कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। बात करते हैं हम सामान्य हिंदी, यानी कि जनरल हिंदी। तो इसमें आपको टॉपिक जो करने हैं, जो वोकैब पोर्शन होता है उस पर ज़्यादा ध्यान देने हैं। जैसे कि आपके भिन्नार्थ शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य अशुद्धियाँ, ये प्रैक्टिस हो जाएंगी। लेखक और रचनाएं आपको रटना ही पड़ेगा। वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये भी आपको रटना पड़ेगा। पर्यायवाची हो गए, विलोम शब्द हो गए। समझने की चीज़ इसमें सिर्फ 2 ही 3 है, जैसे कि संधि हो गया, लिंग हो गया, और बस सामान्य अशुद्धियाँ हो गई। बस इन पे ज़्यादा ध्यान दे लीजिएगा। और बाकी गद्य आएगा और पद आएगा, वो तो आपको प्रैक्टिस से ही हो पाएगा। अंग्रेजी की अगर हम बात करें तो अंग्रेजी में ज़्यादा मत डूबिएगा। अगर जिसकी अंग्रेजी कमज़ोर है तो वह इसके ऊपर ध्यान ना दें, वह हिंदी पर फोकस ज़्यादा कर ले, मतलब इंग्लिश पर देने की बजाय। क्योंकि अगर अंग्रेजी व्याकरण लिखा है, व्याकरण यानी कि पूरी इंग्लिश ग्रामर इसमें इन्वॉल्व है। अगर आपने पहले कभी नहीं किए तो इसको छूने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि यह अपने आप में बहुत ज़्यादा है। इंग्लिश में सब जो टॉपिक होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे प्रीपोजिशन, नाउन, प्रोनाउन, सबके एरर डिटेक्शन अपने आप में बहुत होते हैं। इसलिए जिनकी इंग्लिश थोड़ी वीक है वह इस पर फोकस ना करके हिंदी पर फोकस कर लीजिए, आराम से हो जाएगा। बाकी पैराग्राफ तो इजी आता है, आप ये हिंदी की तरह ही होता है, बस इसे प्रैक्टिस करिए और हो जाएगा। फिर आता है लॉजिक एंड रीजनिंग, यानी कि तर्क एवं तर्क शक्ति। इसमें भी आपको ज़्यादा नहीं फोकस करना है, बस क्लॉक के क्वेश्चन कर लीजिए, कैलेंडर, ब्लड रिलेशन कर लीजिए, या फिर आपके और ये जो स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाले क्वेश्चन होते हैं प्रैक्टिस से आते हैं। कोडिंग डिकोडिंग पे ध्यान दे लीजिएगा, लेटर वाले पे, ठीक है। और अब बात आती है हम समसामयिक कैसे करें। तो समसामयिक में 10 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। वैसे तो देखा जाए पेपर में लास्ट 4 मंथ की ज़्यादा करंट अफेयर्स मायने करती है, यानी कि अगर हम लगाएं आपका पेपर अगस्त में हो रहा है तो आपको अगस्त का तो छोड़ ही दीजिए, उससे पहले आइए जुलाई, जून, मई और अप्रैल, इन 4 महीनों की
टिप्स पर होनी चाहिए, यानी कि रटी हुई होनी चाहिए करंट आपको। और अगर आपको ज़्यादा करनी है तो आप 6 महीने की कर लीजिएगा, 1 साल की करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा करनी है तो जनवरी से जुलाई तक कर लीजिए, और अगर आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से करनी है तो सिर्फ 4 महीने की करिए, यानी कि अगस्त को छोड़ के उसके पिछले 4 मंथ आपकी आराम से हो जाएगी। इसके लिए आप चाहे घटना चक्र की किताब ले लीजिए, या छोटी वाली जो पतली वाली क्रॉनिकल आती है वो पढ़ लीजिए, या फिर जो लोग डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं उनको चिंता करने की कोई बात नहीं है, उसी में से क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, क्योंकि डेली 10-15 क्वेश्चन होते हैं, उसी में से आ जाएंगे, इसमें कोई ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। अब आता है हमारे पास सामान्य जागरूकता, यानी कि जनरल अवेयरनेस। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, 10 नंबर का आ रहा है, स्टैटिक जी के पोर्शन। अगर देखा जाए तो ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, यानी कि अगर आपने इसे पढ़ लिया तो इसी में डूबे रह जाएंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, इसमें एक लाइन लिखी हुई है, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण, यानी कि ये पूरा अपने आप को समाहित कर रहा है पर्यावरण विषय को। लेकिन आपको पूरी पर्यावरण नहीं पढ़नी है, सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने हैं। जैसे कोप का आयोजन कहाँ होता है, ये करंट से रिलेट होकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, ये एनवायरनमेंट का क्वेश्चन हो गया। और बाकी आपके टाइगर रिजर्व कितने हैं आपके, और राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं। हाल ही में अभी 52 क्या कहते हैं टाइगर रिजर्व बना है जो राजस्थान में, ये इंपॉर्टेंट है इसकी दृष्टि से, ठीक है। तो ये सब कर लीजिएगा। साथ ही साथ अपने भारत के पड़ोसी देश कर लीजिएगा, राजधानी हो गई, मुद्राएं हो गई, ये सिर्फ कट टू कट करिए। लूसेंट के जो मिसलेनियस टॉपिक होते हैं वहीं से कर लीजिए, ज़्यादा डीप में घुसने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वरना आप इसी में फंसे रह जाएंगे। फिर आती है आपके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस। कहने को तो बहुत ज़्यादा दिवस होते हैं, लेकिन आपको इम्पॉर्टेंट पर ध्यान देने हैं। जैसे कि आपके हो गया टाइगर, जो 29 जुलाई को टाइगर दिवस जो होता है 29 जुलाई को हो गया, और आपके जल दिवस हो गया, पृथ्वी दिवस हो गया। पृथ्वी सम्मेलन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत बार, 1992 में जो हुआ था, ठीक है। फिर अगर हम देखें तो इसमें आप डॉल्फिन वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एगमार्क हो गया, इकोमार्क हो गया, इन सब से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और राष्ट्रीय उद्यान आप बिल्कुल करके जाइएगा, यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन जरूर फंसेगा। फिर साथ ही साथ इसमें जनक पूछ लिए जाते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इकोलॉजी से, ठीक है। और बस इतना ही करिएगा, एनवायरनमेंट में ज़्यादा मत पड़िएगा। फिर स्टैटिक जीके में और दूसरा पोर्शन आता है भारतीय पर्यटन स्थल, इसे भी कर लीजिएगा। जैसे अब कला संस्कृति के बारे में बात करें तो इसमें ज़्यादा डीप घुसने की ज़रूरत नहीं है। अनुसंधान संगठन कर सकते हैं आप, ठीक है, इसरो वगैरह हो गए। प्रसिद्ध पुस्तकें एवं लेखक, सिर्फ आपको लूसेंट के मिसलेनियस टॉपिक से ही करनी है, ज़्यादा डीप में नहीं घुसना है। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आप इन टॉपिक्स को बहुत अच्छी तरीके से, जैसा मैंने आपको बताया उस हिसाब से करेंगे, तो लगभग 40 दिन में आपका आराम से वो हो जाएगा पूरा। और इसमें नेगेटिव मार्किंग है तो आपको मॉक लगाने की बेहद बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप मॉक नहीं लगाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कौन से क्वेश्चन गलत कर रहे हैं और कौन से क्वेश्चन सही, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग हो रही है यहाँ पर। ये बहुत ज़्यादा बड़ा वो है कि अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो बच्चा डायरेक्ट सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आता है, लेकिन इसमें ध्यान देना होगा कि कैसे करें और कैसे नहीं। तो दोस्तों आज के लिए थी यही वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना।